हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब दिवस और साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। कल संडे था तो कल वीकली करंट अफेयर का रिवीजन हुआ था आपका। तो जिन लोगों ने वीकली करंट अफेयर का रिवीजन नहीं किया है जरूर जाकर के कीजिए। कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखा, तो रामनगर का नाम बदल दिया है। और राज्यपालों का 52वां सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। और कॉल ऑफ द गिर इस पुस्तक को लिखा है परिमल नाथवानी ने। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने। और 1 अगस्त को भारत और वियतनाम के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसके द्वारा भारत को अभी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका अध्यक्ष अमेरिका है। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति अंशुमान गायकवाड़, जो कि क्रिकेट के कोच थे, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज है दोस्तों। एमजेटी ऐप का अपडेट आ गया है और फाइनली पिछले 4 महीनों के बाद फाइनली पेमेंट गेटवे का सॉल्यूशन हम लोगों ने ढूंढ लिया। पेमेंट गेटवे अब अच्छे से लग चुका है। पेटीएम वालों ने बहुत परेशान किया था, पेटीएम बंद हुई कंपनी और पेटीएम का पेमेंट गेटवे लगा था। इस वजह से एप्लीकेशन पर ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से इस पर हम लोग लगे थे और बहुत कुछ हुआ। मतलब आप लोग को पता नहीं चला सामने से, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ हुआ, तब जा करके फोन पे का फाइनली पेमेंट गेटवे लग गया है। तो अब आप ई बुक और वीडियो कोर्सेज हमारे परचेज कर पाओगे डायरेक्टली ऐप से ही पेमेंट करके। अब आपको कोई क्यूआर कोड भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो है एमजेटी ऐप से ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज ले सकते हो। और इसी खुशी में एमजेटी ऐप पर एक बढ़िया सा डिस्काउंट भी आपको दिया गया है, सरप्राइज डिस्काउंट दिया गया है। जा करके कोई सा भी वीडियो कोर्स लेना है, सब्जेक्ट वाइज कोई सा भी हो या फिर आपका कोई एग्जाम स्पेशल हो, वो जा करके वहां पर देखिए सबसे अफोर्डेबल प्राइस में सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे। ई बुक्स भी मिलेंगे आपको, ई बुक्स पर भी डिस्काउंट है। एमजेटी ऐप पर जाइए और जा करके देखिए क्या क्या कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। कूपन कोड वगैरह सब वहां पर दिए गए हैं, आप जा करके देखिएगा। मैं चाहता हूँ वो सरप्राइज आपका ऑफर रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को। तो अभी 3 अगस्त को मनाया गया इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मतलब कि भारत में ऑर्गन को डोनेट करने के प्रति बढ़ावा देने को लेकर के ये मनाया जाता है। ऑर्गन्स मतलब अंग, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है, तो एक्सीडेंट वगैरह में डेथ होने में क्या होता है कि जो बॉडी के जो अंग वगैरह रहते हैं वो अच्छी कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई बीमारियां वगैरह नहीं होती है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति बीमार होकर के अगर मरता है तो फिर उनके अंग बहुत मतलब कम चांसेस रहते हैं कि कोई अंग उनका अच्छा हो। हाँ, आंख वगैरह अच्छी रहती है, लेकिन तो इसी प्रकार से मतलब कि कोई व्यक्ति अगर मृतक हो गया तो फिर उनके परिवार वालों से सहमति लेकर, अनुमति लेकर के उनके ऑर्गन को डोनेट करने की बात की जाती है, जिससे कोई व्यक्ति जिसके पास वो ऑर्गन नहीं है या वो ऑर्गन खराब हो चुका है तो उसको ट्रांसप्लांट किया जा सके और इससे उस जिंदा व्यक्ति की, जो बीमार पड़ा हुआ, जो मरने की कंडीशन में है, उसकी जान बचाई जा सके। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है। पहले मनाया जाता था 27 नवंबर को, लेकिन 2022 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है एक, इसने इसे घोषित कर दिया कि अब से हम 3 अगस्त को मनाएंगे। इसीलिए इस बार हम लोग 3 अगस्त को मना रहे हैं। तो ये 3 अगस्त को क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इसने बताया कि 1994 में 3 अगस्त के दिन ही भारत में पहला डेड डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। पहली बार
कोई व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था एक दूसरे व्यक्ति के अंदर। तो ये सक्सेसफुल हुआ था पहला, तो इस वजह से 3 अगस्त को ही हम लोग याद करते हैं उस दिवस को। ओके, चलिए आगे। ये प्रमुख दिवस अभी तक अगस्त महीने में आए हुए। देखिए अगस्त महीने में तो 1 अगस्त से ही 3 महत्वपूर्ण दिवस हो गए। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस या कहें WWW डे, इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। फिर 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों वैश्विक कृषि निर्यात में भारत पहुंच गया है 8वें स्थान पर। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें एग्रीकल्चर के एक्सपोर्टेशन पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। ग्लोबली एग्रीकल्चर का कितना कौन सा देश एक्सपोर्ट करता है, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। ध्यान रखिए ये WTO जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ट्रेड मतलब व्यापार, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट की बात हो रही है, निर्यात की बात हो रही है। लेकिन एक और WTO होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ टूरिज्म का हेडक्वार्टर जो है, WTO का हेडक्वार्टर जो है ये वाला है मैड्रिड में, स्पेन में, ठीक है ना। और ये वाला जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तो दोनों का हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान रखना, पहचानने का एक तरीका ये है कि जब ये वाले WTO की बात आएगी टूरिज्म वाले की, तब आगे UN लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये UNWTO होगा और ये वाला केवल WTO होगा प्लेन। यहाँ पर देखिए WTO व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट आई है जो, इसमें टॉप पर है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, सेकंड पर अमेरिका है और भारत है 8वें स्थान पर। क्लियर? आगे, हाल ही में कहां पर मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक नए डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अभी मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक और नए डॉपलर रडार को स्थापित करने की घोषणा हुई है हिमाचल प्रदेश में। देखिए डॉपलर रडार जो होता है ना, ये मौसम का पूर्वानुमान करता है। कैसे करता है? पहले तो आप समझिए रडार कैसे होता है। देखिए रडार कुछ ऐसे होता है कि कुछ बिल्डिंग नुमा आकृति बना करके खूब ऊंचाई पर उसको स्थापित कर दिया जाता है और ये ऑलरेडी जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहां पर लगाए ही जाते हैं। जैसे आप देखो हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। मतलब जितना हाइट वाला एरिया होगा उतना अच्छा हम लोग मौसम का पूर्वानुमान कर सकेंगे क्योंकि बादलों से नजदीकी होगी। अब रडार का बेसिक स्ट्रक्चर, रडार का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? रडार ऐसे लिखा जाता है, रडार। रडार का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मतलब कि वो रेडियो सिग्नल की मदद से, रेंज की मदद से वो डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। रेंज का पता लगाता है, डिटेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक हाई इंटेंसिटी की रेडियो वेव छोड़ी जाती है। अब वो रेडियो वेव्स बादलों से टकरा करके या रेन ड्रॉप से टकरा करके लौटती हैं, वापस आती हैं और फिर ये रडार उसको कैप्चर करता है और कैलकुलेट करता है। तो जब हायर बीम वाली भेजी जाएगी उसके बाद लोअर बीम वाली लौटेगी, फिर फ्रीक्वेंसी को ये मेजर करेगा, देखेगा कि कितने समय में गए और कितने समय में लौटी है। उसी को कैलकुलेट करके, कहाँ से टकरा करके लौटी है, उसी को कैलकुलेट करके ये बताता है कि बारिश की बूंदें कितनी दूर हैं। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा पाता है कि वो किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं हमारी तरफ, तो मतलब बारिश कब तक होने की संभावना है, ठीक है। ठीक ऐसे ही सेम ऐसे ही रडार सिस्टम यूज किया जाता है। आप देखते हो कोई भी जो एयर व्हीकल्स होता है, प्लेन हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, फाइटर जेट्स वगैरह, तो उसमें भी यही होता है कि वो जाकर सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा करके सिग्नल लौटते हैं और फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है। कभी कभी अब उसका भी तोड़ निकाल लिया गया है कि स्टील्थ करके एक आता है। तो स्टील्थ विमान आपने सुने होंगे कि ये स्टील्थ फाइटर जेट है, ठीक है। F-35 जैसे अमेरिका वाला है। तो ये सब क्या करते हैं, इनमें ऐसी लेपिंग लगा दी गई रहती है कि ये इनके सिग्नल को ही सोख लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो वो सिग्नल लौटता ही नहीं है। इसलिए पता ही नहीं लग पाता रडार में कि ये जो फाइटर जेट कब आया, कब यहाँ तोड़फोड़ मचा करके निकल गया। फिलहाल मौसम के पूर्वानुमान के लिए यहाँ पर डॉपलर रडार लगाया गया है। रडार के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। CW डॉपलर रडार उन्हीं से एक है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थापित किया जाएगा। कब तक? 2025 तक। अभी वर्तमान में 3 डॉपलर रडार चालू हैं हिमाचल प्रदेश में, एक और हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए
कितने दिनों का बैगलेस डेज सुझाव दिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने क्लास 6 से क्लास 8 तक एक साल में 10 दिनों का बैगलेस डे की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि कक्षा से 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को कुछ साल भर में 10 ऐसे दिन दिए जाएं जिसमें उनको बैग ना लेकर के जाना हो स्कूल। और ये 10 दिन में वो क्या करेंगे, उनको कहीं टूर पर ले जाया जाए, कहीं और समाज में ले जाया जाए घुमाने टहलाने, जिससे वो सामाजिक परिस्थितियों को भी समझ सकें। ठीक है, कि समाज में कैसे क्या चलता है, व्यावहारिक दृष्टि उनको मिल सके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल सके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने सुझाव दिया है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को 10 दिन कम से कम, और वो भी साल में, ठीक है ना, प्रतिवर्ष 10 दिन बैगलेस डेज हो, बैग ना लेकर जाना वाला दिन हो। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दिनेश प्रसाद सकलानी ये इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर। अगला, जुलाई की ई बुक आ गई है, जिन लोगों ने नहीं लिया है जाकर के ई बुक ले सकते हैं। और कल यूपी जीके की ई बुक का डेमो अपलोड हुआ है, तो डेमो जाकर के देख लीजिए, चैनल पर वीडियो अपलोड हुई है, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि ई बुक में क्या कुछ है। धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि एक एक वीडियो का डेमो, एक एक ई बुक का डेमो आपको प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपको ई बुक के बारे में, जो लोग नहीं लिए हैं अभी तक ई बुक, उनको समझ में आए कि क्या क्या चीजें, किस प्रकार के कंटेंट ई बुक में है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, एमजेटी ऐप पर जाओगे आप तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, एक सरप्राइज डिस्काउंट वहां पर आपको दिया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में एमजेटी ऐप पर बहुत सारी चीजें आपको दी जाने वाली हैं। ऐसे ही वन लाइनर भी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, आपको जल्द ही वन लाइनर भी प्रोवाइड किया जाएगा। 1 जनवरी से लेकर के अभी तक का, जुलाई तक का सारा इसमें वन लाइनर होगा कंप्लीट, और ये भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, एमजेटी ऐप पर ही सिर्फ और सिर्फ मिलेगा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, आज या कल में वो भी आ जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने दोस्तों महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी जो हैं ये 21 साल से लेकर 50 साल तक की लड़कियों, बालिकाओं और महिलाओं के लिए एक योजना ला रहे हैं जो उनको सशक्त बनाएगी। इसके तहत 1000 रुपए प्रति माह उनको दिए जाएंगे लाभार्थी महिलाओं को। ठीक है, तो आर्थिक रूप से मजबूत करना ये उद्देश्य होगा। पहले इसी योजना को झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। अब इसका नाम बदल करके, इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया गया है। तो ये झारखंड राज्य सरकार की योजना है। झारखंड आया है तो आप देखोगे यहां पर है झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। तो उस दिन की याद में 15 नवंबर को सन 2000 को यहाँ पर अलग हुआ था। ये 28वां राज्य बना था जब ये अलग हुआ था। कहाँ से अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। ठीक है। रांची इसकी राजधानी, और रांची के बारे में मैंने आपको एक फैक्ट हमेशा से बताया है कि रांची इकलौती ऐसी राज्य की राजधानी है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से राज्य की राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा आप जानते हो ना, 8 राज्यों से ऐसे होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर ये रांची ही है, एक झारखंड की राजधानी जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। याद रखना, इसको मत भूलना। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सीएम है। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के गवर्नर हैं, नए गवर्नर बने हैं। हजारीबाग झील, राजा तालाब, तोपचांची झील ये प्रमुख झीलें हैं। बेतला नेशनल पार्क, पलामू वन्योभ्यारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, तीनों ही पूछे जाते हैं। इनका नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा 24 जिले हैं, 81 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीट यहाँ से जाती है। अगला, भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स किया? तो दोस्तों इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में रसिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स किया है। ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, समुद्री साझेदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास दोस्तों कोई एक फिक्स नहीं है कि किसी एक ही देश के बीच में होगा। समुद्री साझेदारी अभ्यास आपको अलग अलग देशों के बीच में अलग अलग समय पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक पार्टनरशिप एक्सरसाइज होता है। ये इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, फिक्स कोई नाम नहीं होता है। तो इसलिए मतलब कोई फिक्स ऐसा नहीं होता पीरियड, जैसे आप देखते हो बाकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो साल में एक बार या 2 साल में एक बार होती रहती हैं अक्सर। लेकिन एमपीएक्स जो होता है ना, इसमें
जैसे होता ही है कि चलो ठीक है, हमें आपसे एक चलिए मिल करके कर लेते हैं एक्सरसाइज अभी, फिर अगली साल होगा या ना होगा कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट वो नहीं है, फिक्स नहीं है। हो सकता है साल भर में कभी कोई 2 बार 3 बार हो जाता है अलग-अलग देशों के बीच। जैसे अभी आप भारत और रसिया के बीच में ये सुन रहे हैं, हो सकता है 1 महीने बाद आपको भारत मलेशिया या भारत इंडोनेशिया या भारत वियतनाम के बीच में देखने को मिल जाए, ठीक है? तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये पार्टनरशिप एक्सरसाइज है एक। और जो पारंपरिक रूप से चला आता रहता है, जैसे आप सुनते हो मित्र शक्ति या मैत्री, इंद्रा, असेंडेक्स, वरुण, गरुण वगैरह वगैरह, तो ये सब रेगुलर होते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी 328वां रूसी सेना नौसेना का दिवस था और उसी 328वें रूसी नौसेना दिवस के अवसर पर आईएनएस तबर गया था भारत की तरफ से और भारत और रूस की नौसेना ने एक अभ्यास किया है। समझ में आया? इंद्र अभ्यास दोस्तों भारत और रूस के बीच में होता है, ये ध्यान रखना। और इंद्र जो होता है, इंद्र का मतलब देखिए IND मतलब इंडिया और RA मतलब रसिया, तो इंडिया और रसिया के बीच में होता है एक्सरसाइज। अगला, हाल ही में किसको ISS के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना गया? तो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भारत अमेरिकी मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना गया है शुभांशु शुक्ला को। ये दोस्तों वही व्यक्ति हैं जो गगनयान में भी जाएंगे। गगनयान मिशन भारत 4 लोगों को तैयार किया है और 3 लोगों को भेजेगा, एक को बैकअप में रखेगा। तो उसी में से एक है शुभांशु शुक्ला, ये भी जाएंगे भारत के गगनयान मिशन का हिस्सा होंगे और ये वहां से फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है ये दोस्तों 1998 में लॉन्च किया गया था और 2031-30 में गिराया जाएगा, आपको पता है, तो प्रशांत महासागर में। लेकिन तब तक ये काफी काम करेगा वहां पर अभी। तो वहां पर पहली बार कोई भारतीय जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और वो इसी गगनयान का हिस्सा होगा। तो अब इसमें एक को बैकअप में रखा गया है और एक को प्राइम में रखा गया है। शुभांशु शुक्ला प्राइम में है और प्रशांत बालकृष्णन नायर ये बैकअप में रखे गए हैं, ठीक है? तो एक को बैकअप में रखा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए एक्सियोम 4 मिशन किया जाएगा। एक्सियोम स्पेस इंक नाम की एक कंपनी है USA की, इसका टाई अप हुआ है इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के साथ। तो एक्सियोम 4 मिशन से वो वहां भेजाएगा और गगनयान हम लोग 2025 तक भेजेंगे, ठीक है? अगला, हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक का MD किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के या कहीं राष्ट्रीय आवास बैंक के नए MD और CEO दोस्तों बन गए हैं संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जो है काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक के ये अब नए MD और CEO होंगे, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे सबसे बड़े वाले पद पर। ये 1991 में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में आधिकारिक रूप में ये करियर शुरू किए थे और धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुंचे हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर से मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियों की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है? ये एक नई न्यूज निकल करके आई है दोस्तों। भारत और UK के वैज्ञानिकों ने मिलकर के अभी 6 नई ऐसी छिपकली की प्रजातियां खोजी हैं जिनके मुड़े हुए पंजे हैं, ठीक है? तो मुड़े हुए पंजे कुछ इस प्रकार से हैं और ये 3 नई प्रजातियां हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो साइंटिस्टों ने इसे खोजा है, खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी ATRI, इन दोनों के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के साथ मिलकर के ये खोजे गए हैं। एक बात याद रखना, पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप बताइएगा देहरादून, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। फिलहाल प्रायद्वीप भारत की अगर बात करें तो विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों में मुड़े हुए पंजों वाली ये जो छिपकलियां हैं ना, इनकी लगभग 346 प्रजातियां हैं, इन्हीं में से 6 और ढूंढी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा टाइगर रिजर्व, वहीं पर नामदफा मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियां खोजी गई हैं। अगला, हाल ही में किसके द्वारा गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों गूगल के CEO सुंदर पिचाई अब बन गए हैं डॉक्टर सुंदर पिचाई। इनको अभी हाल ही में IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। सुंदर पिचाई दोस्तों ये IIT खड़गपुर से ही पढ़े हुए हैं। IIT खड़गपुर से ये पढ़ करके डिग्री लेकर के तब ये गए गूगल में जॉब करने और गूगल में जॉब करते करते गूगल की जॉब के टॉप पोजीशन पर पहुंच गए, यानी CEO बन गए और तब से अभी तक ये CEO हैं
और इनकी इस उपलब्धि को देखते हुए IIT खड़गपुर ने इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो मानद डॉक्टरेट मिलने के बाद नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाता है। तो अब ये होंगे डॉक्टर सुंदर पिचाई। क्लियर? गूगल के ये CEO हैं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, MZT ऐप जिन लोगों ने नहीं इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल कर लें, और जो लोग नहीं अपडेट किए हैं, जो इंस्टॉल है अपडेट नहीं किए, वो अपडेट कर लें, क्योंकि नए अपडेट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे पर है। फर्स्ट पर चाइना है। निम्न में से किस शहर को विश्व शिल्प का शहर का सर्टिफिकेट मिला है? तो जयपुर, मामल्लपुरम, मैसूर और कश्मीर, ये 4 शहरों को विश्व शिल्प शहर का प्रमाणन या कहें सर्टिफिकेशन मिल चुका है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन है। भारत तो आप जानते हो कौन से स्थान पर आ गया है, अभी 39वें स्थान पर। और बताइए आप पहले स्थान पर कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी शुरुआत किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? किसने खोजा था? बताइएगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर PDF आपको MZT ऐप पर और टेलीग्राम पर मिलेगी। MZT ऐप पर आपको क्विज भी मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।